Hello everyone. Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 17, breathing and exchange of gases. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग किसे बोल रहे हैं हम. सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन ऑफ O2 and exhalation of CO2. ऑक्सीजन का इनटेक करना उसको हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स इनटेक, आप ले रहे हो ऑक्सीजन को. एंड एक्सहेलेशन मीन्स रिमूव आउट करना. सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. सिंपली सांस ली, सांस छोड़ी, एक्सेल, इनहेल किया, एक्सेल किया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग. नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. बहुत सारे बच्चे हैं जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कंबाइन कर देते हैं, एक जैसा समझ लेते हैं और उसकी वजह से वो गलत करते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है. डाइजेशन की अगर हम बात करें, डाइजेशन में आपने पढ़ा था कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है. दैट इज स्टार्च इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है आपका, इसी की रिक्वायरमेंट है आपको. ठीक है, तो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे. क्लास 10th में हमने इसके बारे में स्टडी की है. ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट. ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर दो स्टेप्स इसके डिवाइड किए हैं हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है. जब पायरुविक एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एंड जब इथेनॉल, पायरुविक एसिड जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, तो वो किस में प्रोड्यूस होगा, आपका इथेनॉल. ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट आएगा. साथ ही साथ हमें एनर्जी जो है वो ऑब्टेन्ड होगी यहाँ पर. अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं करना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मेन हमारा क्या है यहाँ पर, एनर्जी. जब भी हम रेस्पिरेशन करवाएंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, तब आपको क्या मिलेगी, एनर्जी जो है वो ऑब्टेन्ड होगी. बट ब्रीदिंग के केस में कोई भी एनर्जी जो है वो आपको ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है. यहाँ पर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, ना ही आपको एनर्जी मिल रही है. ठीक है, सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस and respiration is a biochemical process. अगर आपको डिफरेंस लिखने को आए, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, रेस्पिरेशन में जो है वो एनर्जी रिलीज होगी. अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी आपकी किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दिस इज एटीपी. ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं. और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो फॉर्म्ड होते हैं. तो यहाँ पर हमें कितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रही है अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रही है. सेकेंडली, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदलना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. तो रेस्पिरेशन आपका कैसा प्रोसेस हो जाएगा,
कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन, किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोल देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर यही प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेटरी सरफेस, आपको पता है रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए होगा, और अगर रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए तो उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, वो सरफेस जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। एंड उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सरफेस शुड बी थिन। सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा, थिन होना चाहिए, सिंपल, बहुत ही पतला होना चाहिए। अगर कोई सरफेस थिक है तो वहां से डिफ्यूजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा गैसेस का, क्योंकि उनको काफी सारी लेयर्स को पार करते हुए जाना होगा। अगर सरफेस थिन है तो सिर्फ एक ही सरफेस की लेयर है, उसी को पार करते हुए जाना है। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, थिन, ताकि वो इजिली गैसेस जो है वो आपके डिफ्यूज हो सके। सेकेंड इज सरफेस शुड बी मॉइस्ट। सरफेस कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट, फ्लूडी नेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लूडी नेचर है तो अगेन गैसेस जो है इजीली पास हो सकेंगी, डिफ्यूज हो सकेंगी, इसलिए सरफेस आपका मॉइस्ट होना चाहिए। थर्ड इज सरफेस एरिया शुड बी लार्ज। ठीक है, जिस सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है वो सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर इतना सा सरफेस एरिया है तो कम रेस्पिरेशन हो पाएगी, कम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अगर यही मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो ये रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल लें, मेरे पास ये बोर्ड है, अगर मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ इतने सरफेस में ही आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझाना है, तो मेरे पास सरफेस बहुत ज्यादा छोटा है और मुझे बार बार इस एरिया को रब करना पड़ेगा और वीडियो भी जो है काफी लंबी बनेगी। अब ये जो है ये पूरा बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज हो गया, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, ठीक है, और आपको ये जो बोर्ड है इसमें इजीली जो है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी लार्ज है और आपका जो है वीडियो भी कम समय की बनेगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस तरह से हो पाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, सरफेस एरिया शुड बी हाईली वस्कुलर। सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए आपका, हाईली वस्कुलर। नाउ व्हाट इज हाईली वस्कुलर, हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है हमारे पास, एल्वेलॉय, ठीक है, एंड एल्वेलॉय के अराउंड कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिनसे आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, एंड इन ब्लड फ्लो से आपके जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएंगी, एल्वेलॉय के पास डिफ्यूज हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पर वेसल्स ना होती, ब्लड वेसल्स ना होती, तो गैसेस का डिफ्यूजन ना हो पाता, गैसेस आती कहाँ से। इसलिए जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके अराउंड ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो परफॉर्म हो सके। देन फिफ्थ पॉइंट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नेसेसरी।
अगर तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हम हमारे केस में बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बॉडी में डिफ्यूज करवाने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो रेस्पिरेशन ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो आपका परफॉर्म हो पाएगा। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो तो रेस्पिरेशन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ भी एक्सचेंज के लिए जो आपकी जो गैसेज है उसके पास बाइंड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो उतने अच्छे से इफेक्टिवली वो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बिना रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस की। देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने एरोबिक एनारोबिक तो पढ़ा, बट अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो सरफेस जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है वो सरफेस क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस के बेसिस पे रेस्पिरेशन की कुछ टाइप्स डिवाइड किए हैं हमने। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन on the basis of respiratory सिस्टम। रेस्पिरेशन करने के लिए पूरा सिस्टम कौन सा है उसके बेसिस पे हमने उसकी टाइप्स जो है वो डिवाइड किए। तो पहली टाइप है हमारे पास थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होगी उसमें रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस, वो आपका होगा स्किन। देन सेकंड इज थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू जो रेस्पिरेशन होने वाली है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जो कि ट्रैकिया के थ्रू परफॉर्म होगी। थर्ड इज थ्रू गिल्स। अगर कोई रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू परफॉर्म हो रही है तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स। फोर्थ इज थ्रू लंग्स। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमारे केस में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है और इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास, जैसे स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे उसमें एग्जाम्पल आएगा आपके पास अर्थवॉर्म, फ्रॉग। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। थ्रू ट्रैकिया अगर कोई रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसमें हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो कि ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। गिल्स के थ्रू अगर कोई रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आता है हमारी फिशेस जो कि एक्वेटिक है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। लंग्स के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस किया, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हम किसकी कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैमल्स, बर्ड्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स थी हमारी रेस्पिरेशन की ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन समझने के लिए हमें पहले एक डायग्राम समझना होगा। ये कोई ह्यूमन है जिसका हाफ पोर्शन जो है, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो ये मेरा हाफ पोर्शन जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका हाफ पोर्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक्सटर्नल नारिस देखने को मिल रहे हैं। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल
nares. These are called nostril and external nares. दो ओपनिंग्स है नोज की, उन ओपनिंग को जहां से हम एयर इनहेल कर रहे हैं उन दोनों ओपनिंग को आप क्या बोल रहे हो, नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सटर्नल नारिस. देन ये एक पैसेज आता है नोज में, इस पूरे कंप्लीट पैसेज को हम क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज. दिस कंप्लीट पैसेज इज कॉल्ड नेजल पैसेज. डिटेल में स्टडी करेंगे अभी इन सभी को. नेजल पैसेज के बाद ये जो आपका पार्ट है, ये हमने डाइजेशन में पढ़ा है, ये क्या है, बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी है माउथ वाला जो पोर्शन है. अब यहां से फूड आ रहा है, यहां से एयर आ रही है, जो कॉमन इनका एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, फेरिंक्स, जो कि कॉमन एरिया है फूड के लिए भी और विंड के ट्रांसफर के लिए भी. देन यहाँ पे एक ट्यूब आती है, इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया. दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया. अब ये जो नोज से जो एयर आ रही है वो सारी एयर यहां पर एक स्ट्रक्चर होगा, पहले लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आ रहा है आपका ट्रैकिया. ट्रैकिया के अंदर जो है ये सारी एयर जो है वो फिल होगी. तो ये हमारा पूरा ट्रैकिया हो गया. तो इन पार्ट्स को समझते हैं. पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन सेकेंड इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, थर्ड इज डायफ्राम. सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड डायफ्राम. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें आती है, जैसे आपका नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीजें आएंगी. रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे पास लंग्स आएंगे और डायफ्राम हमें पता ही है. ठीक है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नॉस्ट्रिल से. नॉस्ट्रिल में हमने बताया एक्सटर्नल नारिस है, जहां से आप क्या करोगे, ब्रीथ इन करोगे. ठीक है. और एक्सेल आउट करोगे. तो इनहेलेशन या एक्सेलेशन परफॉर्म हो रहा है. फिर नाजल चैम्बर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नाजल चैम्बर जो है आपका, वहां पर आपके पास कुछ पार्ट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. जैसे नोज में हेयर एंड म्यूकस होता है. ठीक है. हेयर एंड म्यूकस क्या करेंगे, आपके प्रिवेंट करेंगे द एंट्री ऑफ डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स. जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या जो भी आपके डस्ट है वो आपके नोज में आने से बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे उसकी एंट्री को. तो हेयर एंड म्यूकस क्या कर रहे हैं, हमारे एंट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं. देन एक और पार्ट होता है यहाँ पे, कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर कंडीशनर की तरह एक्ट करते हैं. जो भी आपकी एयर होगी, गर्मियों में हम वार्म एयर इनहेल करते हैं. ठीक है. अब वो वार्म एयर आपके एकदम लंग्स वाले सरफेस पे जाएगी तो वो लंग्स को डैमेज कर सकती होगी. तो इसलिए उस वार्म एयर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होगा, तो वो भी आपका नेजल चैम्बर करेगा. अगर आप कोल्ड एयर, कोई भी ठंडी हवा, कूल एयर जो है उसको इनहेल कर रहे हो, तो कूल एयर को इनहेल करने के बाद उसको भी अगेन वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना होगा. तो वो भी हमारा काम कौन कर रहा होगा, नेजल चैम्बर कर रहे होंगे. ठीक है. तो इस तरह से एयर कंडीशनर की तरह काम करता है हमारा नेजल चैम्बर. वार्म एयर को कूल करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगा, और कूल एयर को वार्म करने का काम करेगा. तो ये दोनों फंक्शन हमारे किसके है, नेजल चैम्बर के. देन कुछ आप देखते हो, कुछ भी मम्मी टेस्टी खाना बना रही है, मैगी बन रही है, तो बहुत दूर से हमें खुशबू आने लग जाती है कि हाँ आज तो घर में मैगी बनी है, बहुत टेस्टी फूड बना है. ठीक है. तो स्मेल करने के लिए भी कुछ चाहिए ना. ठीक है. तो यहाँ पर स्मेल के लिए कुछ रिसेप्टर्स, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं. तो जहां पे जिस एरिया में हेयर और म्यूकस होगा उस पार्ट को बोलेंगे वेस्टिब्युलर.
पार्ट, जो एयर कंडीशनर का काम कर रहा है पार्ट उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड जो स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है उस पार्ट को बोलेंगे ऑल्फैक्टरी पार्ट या ऑल्फैक्टरी रीजन। तो यहाँ 3 रीजन्स हैं हमारे। सबसे आगे हमारा क्या होता है, वेस्टिबुलर रीजन, देन रेस्पिरेटरी रीजन, देन ऑल्फैक्टरी रीजन। तो इन तीनों में रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी और वेस्टिबुलर ये सब अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट। ठीक है, देन जो एयर है नोज से आ रही है, नोज वाले पोर्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, नासोफैरिंक्स। ठीक है, और जो बकल कैविटी से फूड आ रहा होता है उस जगह को हम ओरोफैरिंक्स बोलते हैं। देन एक एरिया ऐसा होता है जहां ये आपका फूड और नोज से जो एयर आ रही है दोनों कंबाइन करते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फैरिंक्स। फैरिंक्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है हमने बहुत कॉमनली सुना हुआ है इसके बारे में। ठीक है, लैरिंक्स इज साउंड बॉक्स। अभी जो मैं बोल पा रही हूँ, जो आपसे बात कर पा रही हूँ, ये सब क्या है, हमारी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस स्ट्रक्चर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज लैरिंक्स। तो लैरिंक्स क्या है, एक साउंड बॉक्स है, ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो एडम्स एप्पल वर्ड है ये हम मेल के केस में यूज करते हैं। जो मेल के केस में, यहाँ पर हमारे केस में देखो, फीमेल्स के केस में यहाँ पर बल्जी पार्ट नहीं होता है, बट अगर हम मेल्स के केस में बात करें तो यहाँ पर ये रीजन थोड़ा सा बल्जी होता है। ये जो बल्जी रीजन है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो लैरिंक्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो नोन एज एडम एप्पल, बट इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, एंड लैरिंक्स क्या है, आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और हम जो है वो बोल पा रहे हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे ना। ठीक है, तो इसलिए साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उससे हम बोल पा रहे हैं, और वो किस में प्रोड्यूस हो रही है, आपके लैरिंक्स में प्रोड्यूस हो रही है। देन लैरिंक्स के बाद जो एयर है वो कहाँ जाएगी, हमारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज थोरैसिक रीजन, 2 रीजन्स होते हैं हमारे पास, एक होता है थोरैसिक रीजन एंड सेकेंड इज एब्डोमिनल रीजन। ये 2 रीजन्स होते हैं, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल रीजन। अब जितना भी रीजन डायफ्राम से ऊपर वाला होगा, डायफ्राम है ये, डायफ्राम से जितना भी ऊपर वाला पोर्शन होगा दिस इज कॉल्ड थोरैसिक रीजन। डायफ्राम से जितना भी नीचे वाला पोर्शन होगा दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल रीजन। डायफ्राम से ऊपर वाले रीजन में जो कैविटी होगी उस कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलेंगे। एब्डोमेन वाले रीजन में जो कैविटी होगी उस कैविटी को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। तो ट्रैकिया जो है वो आपका कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोरैसिक रीजन में ही सिचुएटेड होता है। ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर एक ओपनिंग, ट्रैकिया में अगर मैं ये अलग से बनाऊं ट्रैकिया की ट्यूब, तो यहाँ पर हमें एक ओपनिंग देखने को मिलती है। ट्रैकिया में आपको इस तरह से एक ओपनिंग देखने को मिलेगी। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड अबव ग्लॉटिस एक यहाँ पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर is called epiglottis. Flap like structure is called epiglottis. Glottis के above, epi means above, so above what, glottis. ठीक है, तो glottis के ऊपर जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, हमारा epiglottis. epiglottis का फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर
तो फंक्शन जो है बेसिकली, जब आप, हमें पता है यहाँ अगर हम अभी लैरिंग्स को इरेज कर देते हैं, सिर्फ हम यहाँ ट्रैकिया ड्रॉ कर रहे हैं एंड ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस. ईसोफेगस इज फूड पाइप. ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है. अब जब आप खाना खा रहे हो तो जो खाना है वो कहाँ जाएगा, वो ईसोफेगस में एंट्री लेगा. ये फूड जो है ये कहाँ एंट्री ले रहा है, ईसोफेगस में एंट्री ले रहा है. और जो आपकी एयर है, ये एयर कहाँ जाएगी, हमारी ट्रैकिया में जाएगी. डेफिनेटली एयर ट्रैकिया में मूव करेगी. तो यहाँ पर जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये एपिग्लॉटिस जो है इस ग्लॉटिस को कवर कर देता है. सिंपली ये कोई भी चीज है, ठीक है, ये आपकी ट्रैकिया की ट्यूब है. ये ट्रैकिया की ट्यूब के ऊपर इस तरह से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. जैसे ही आप खाना खाओगे तो ये ट्रैकिया को क्लोज कर देगा. ठीक है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ग्लॉटिस है, उस ग्लॉटिस को कवर कर देता है. इसकी कवरिंग की वजह से जो फूड है वो फूड की एंट्री ट्रैकिया में नहीं हो पाती है. तो ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस की अगर हम बात करें तो एपिग्लॉटिस फंक्शन क्या है एपिग्लॉटिस का, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल. फूड पार्टिकल की एंट्री को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एपिग्लॉटिस. कैसे प्रिवेंट कर रहा है, बाय कवरिंग द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया. नाउ ट्रैकिया के अराउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. दीज इनकम्प्लीट सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स are called cartilaginous rings. These are called cartilaginous rings. ये जो C shaped structure है cartilaginous rings है. cartilaginous rings क्या करती हैं, ये आपकी ट्रैकिया की ट्यूब है. इसको ये कोलैप्स होने से, जब एयर नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, तो ये कोलैप्स ना हो जाए एक दूसरे के साथ दोनों ट्यूब्स, तो उसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करती हैं. तो ये क्या कर रही हैं आपकी, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग. ठीक है, कोलैप्स होने से बचाने का काम करेंगे. सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स. सेकेंड, इनका फंक्शन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी है. अब अगेन ट्रैकिया सबसे फ्रंट में है, तो उसको फ्रंट में है तो कुछ सपोर्ट चाहिए होगा. तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं. इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. अब ये आगे से तो कवर है बट पीछे से इसको कवर नहीं किया हुआ है इसने. तो ये जो है ये आपकी क्या कर रही है, सिर्फ फ्रंट पार्ट से सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है. पीछे क्या प्रेजेंट है, ईसोफेगस. ईसोफेगस की वजह से सपोर्ट मिल गया. एंड ईसोफेगस के पीछे वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, तो वर्टिबल कॉलम की वजह से ईसोफेगस को सपोर्ट मिल गया. तो ये बेसिकली कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो है वो कोलैप्सिंग से और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे. ओके, सो ट्रैकिया के बारे में हम समझ चुके हैं. नाउ फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसी में हमने बात की कि ट्रैकिया प्रेजेंट है, लॉन्ग ट्यूब है, 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है ट्रैकिया जो है. नाउ फर्दर ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 ब्रांचेस में आपकी डिवाइड हो रही है. अब ये जो 2 ब्रांचेस अराइज कर रही हैं आपकी, ये हमारी क्या है, प्राइमरी ब्रोंकस. दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई. अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, दोनों को मिला के बोलेंगे देन ब्रोंकाई. सिंगुलर एक की बात कर रहे हैं देन ब्रोंकस. सो प्राइमरी ब्रोंकस जो राइट साइड पे, मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो राइट साइड हमारी हमेशा लेफ्ट होती है एंड लेफ्ट साइड विल बी राइट. सो राइट प्राइमरी ब्रोंकस and this will be left primary bronchus.
नाउ अब ये जो आपकी राइट प्राइमरी या लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, ये फर्दर डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ये आपकी। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकस। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद अगर हम बात करें तो इनकी फिर से डिवीजन होती है। सेकेंडरी ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, देन टर्शियरी ब्रोंकस। इसी तरह से यहाँ होंगी राइट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकस, टर्शियरी प्राइमरी ब्रोंकस। देन सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकस जो है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस जो है आपकी, सॉरी, ये फर्दर डिवाइड होगी ब्रोंकियोल्स में। दे विल फॉर्म ब्रोंकियोल्स। देन ब्रोंकियोल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्मिनल bronchioles, terminal bronchioles. Then terminal bronchiole is further again divided into respiratory bronchiole. They are divided into respiratory bronchiole. Then again respiratory bronchiole is divided into alveolar duct. They are divided into alveolar duct. Now this alveolar duct will form your respiratory surface, that is alveoli. सो प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट साइड में है तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल, then terminal bronchiole, respiratory bronchiole, ultimately alveolar duct, and then alveolar duct is open into alveoli. तो ये जो है हमारी पूरी सीरीज होती है जो आपकी ट्रैकिया है उसकी डिवीजन की। और ये सारा स्ट्रक्चर आपका कहाँ इनक्लोज्ड होगा, यहाँ पे आपका लंग सिचुएटेड होगा। ये बहुत बड़ा बन गया लंग, बट इट्स ओके, हमें प्लेस दिखानी थी तो हमने इतना बड़ा बनाया। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये आपका किसके अंदर सिचुएटेड है, लंग्स के अंदर। ठीक है, सो ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, लंग्स के अंदर का पार्ट हो गया। ओके, सो ये थे हमारे रेस्पिरेशन के कुछ पार्ट्स जो कि हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कवर किए हैं। ये सारी चीजें आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगी एंड मैंने आपको बताया कि लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आएंगे। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया के अराउंड सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। तो ये जो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं आपकी, ये जो है ये आपके ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट